नाजरीन खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मौजू आर्मीनिया अज़रबैजान में बढ़ते हुए तनाव, चलते हुए युद्ध और इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और आने वाली दुनिया में सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या किस तरफ ये खतरा बढ़ सकता है, इस पर बात करेंगे। और एक छोटा सा मौजू ये भी लेंगे कि जो बाइडन ने ट्रंप के साथ बहस में इंशाल्लाह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, बार इसका मतलब क्या है और इन सब बातों के मकसद क्या होते हैं और टारगेट को क्या होता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ नाज़रीन आपको थोड़ा सा अपडेट ये भी करते चलें कि इस वक्त युद्ध जो है वो अपने चरम पर है, बढ़ रहा है और दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, एक दूसरे को हताहत करने की बातें की जा रही हैं। यहाँ अज़रबैजान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2200 से यानी 2700 से ज़्यादा लोगों को जो है वो मार गिराया है अज़रबैजान ने, जिसकी आर्मीनिया एक तरह से डिनाई कर रहा है, उसकी तादाद कम बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप महसूस करें और देखें कि आप अज़रबैजान के टीवी पर जो एंकर बैठते हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने देश को जज्बाती होकर जिस तरह से खबर सुनाने की बात की है कि भाई जो नागोर्नो कराबाख के जो हालात हैं वो बदल गए हैं और ये आज़ाद करा लिया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि अज़रबैजान के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मसला था नागोर्नो कराबाख। और इस हिस्से पर मतलब कब्ज़ा करने पर जिस तरह के उनके टेलीविज़न एंकर्स भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि उनके सेंटिमेंट किस तरह के थे। ये ठीक है, अपने देश को लेकर, अपने वतन को लेकर लोगों के अपने जज्बात हो सकते हैं, इस पर हमारी निजी तौर पर कोई भी राय नहीं है। हमारा मसला ये है कि यहाँ अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जियो पॉलिटिक्स में दरअसल किस तरफ दुनिया जा रही है, किस तरफ क्या हालात जो है होने वाले हैं। ये सिर्फ दो छोटे देशों के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़े प्लेयर शामिल हो चुके हैं। अलबत्ता यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि एक तरफ फ्रांस और अमेरिका, रशिया ने मिलकर एक जॉइंटली दोनों देशों को कहा है, आर्मीनिया अज़रबैजान को, कि भाई बातचीत के मुद्दे पर वापस लौटना चाहिए, बातचीत करके हम लोगों को इस मसले को हल कर देना चाहिए। अब ये तमाम अलग अलग फरीक, जिसमें फ्रांस एक अलग स्टेक होल्डर है, अमेरिका एक अलग दुनिया में अपनी दादागिरी रखता है और रशिया बढ़ते हुए कदम है जो अपनी दादागिरी को या अपनी बढ़तरी को या अपने झंडे को वो फहराने की कोशिश कर रहा है और इसका चुपके धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐलान करता जा रहा है। यहाँ अलग अलग एंगल के धड़े, अलग अलग एंगल के ताकतवर देश इसमें शामिल होने से अपने आप को रोक भी नहीं सकते और इसमें प्रैक्टिकली इन सब का शामिल हो जाना भी काफ़ी मुश्किल मुझे नज़र आता है। अलबत्ता हो कुछ भी सकता है, क्योंकि हमने माजी में भी जब युद्ध छिड़े हैं उनकी छोटी सी चिंगारियों से सुलगना और बड़े लेवल पर दुनिया भर में फैल जाना भी देखा है। तो यहाँ देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से रजब तैयब एर्दोगान या पुतिन अपने हितों को साधने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं। कई प्रोग्राम में मैं इस तरह के इशारे आपको कर चुका हूँ। अब हम इसे ये समझ लेते हैं कि ये तो अभी बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अज़रबैजान आर्मीनिया पर बढ़तरी हासिल कर चुका है और नागोर्नो कराबाख के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर चुका है और ये तुर्की की तरफ से, रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और 1 इंच ज़मीन भी हम नागोर्नो कराबाख की आर्मीनिया के पास नहीं छोड़ेंगे। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि तुर्की ने एक तरह से भाइयों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ ये भी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि रजब तैयब एर्दोगान ने एक तरह से इसी तमाम बयान में ये भी बात करने की कोशिश की है कि देखिए किस तरीके से हम लोग जो है अफ्रीका में भी
अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और यूरोप में भी अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, और अरबों में भी शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कतर के साथ भी है, लीबिया के साथ भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अब अज़रबैजान में भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये एक तरह से जो एक मंशा अपने मन में रखते हैं रजब तैयब एर्दोगान, ऑटोमन अम्पायर का रिकवर करना, उसका किसी अलग फॉर्म में ले जाकर, यानी एक पुराने तर्ज पर एक झंडे को बुलंद करना, उस तरफ बढ़ते हुए कदम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चिंता लगभग जो है वो इजराइल बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद यूरोपियन कंट्री के भी कई देश कर रहे हैं, अमेरिका भी इस बात को ध्यान में रखे हुए, रशिया भी इस बात को जानता है। यहाँ दुनिया में जिस तरीके से हर कोई अपना दामन बचाते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो रशिया हो, वो भी अपना दामन बचाते हुए नजर आ रहा है इस लड़ाई से, अमेरिका भी दामन बचा रहा है, इजराइल भी दामन बचा रहा है, और यहाँ तक कि ईरान भी अपना दामन बचा रहा है। जबकि ये सभी स्टेक होल्डर, अगर मैं अमेरिका को थोड़ा सा पीछे रख देता हूं तो रशिया भी कहीं ना कहीं बैकडोर से इन्वॉल्व है, ईरान भी सफाई देने की कोशिश कर रहा है मगर बैकडोर से वो भी इन्वॉल्व है, तुर्की बिल्कुल फ्रंट पे आके खेल रहा है। यहाँ एक जो अरब जगत है वो ज़रूर थोड़ा सा दरकिनार दिखाई दे रहा है, मगर ये चिंताएं अरब जगत के लिए और भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर तुर्की का इंक्लूजन यहाँ पर हुआ है, हालांकि तुर्की मना कर रहा है कि मैं लीगली जो है वो फाइट नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता ये दुनिया पे भी वाज़े हो रहा है, फ्रांस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है कि सीरिया में से कुछ ट्रुप्स को तुर्की ने नागोर्नो कराबाख के इलाके में वाया अज़रबैजान भेज दिए हैं। ये लड़ाई महत्वपूर्ण दो मायने में होती है। एक मायने तो ये कि ये एक तरह से रजब तैयब एर्दोगान की बर्तरी को यहाँ इस्टेब्लिश करने का काम करेगी, और रजब तैयब एर्दोगान के साथ जो मुस्लिम कंट्रीज़ को आना है, खड़ा होना है, उनके मोराल को हाई करेगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि इसमें नंबर 2 के रशिया बड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति में फंसने वाला है, पुतिन ख़ास तौर से इसमें फंस जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन यहाँ ये माना जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ कुछ दिनों बाद, 100-200 साल के बाद ही यहाँ पर चर्च, दुनिया का पहला चर्च बना लिया गया था। हालांकि कंट्रोवर्शियल है मगर माना जाता है कि दुनिया का पहला चर्च यहाँ पर आर्मीनिया में इस्टेब्लिश कर लिया गया था, और यहाँ जो लगभग 96% के करीब जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, वो एक तरह से अपने आप को बहुत ही आला दर्जे के ईसाई समझते हैं। और यहाँ देखिए बहुत पुराने इतिहास के पन्नों में दफन यहाँ के जो सबूत हैं, जो आसार कदीमा के जो निशानियाँ हैं, ये काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह इजराइल, बगदाद और कई और देश इसमें शामिल हैं। तो आर्मीनिया भी एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और वो अपने विचार पर, पुराने विचार पर बने हुए हैं। ये अलग बात है कि जब हम उन सब बातों पर नहीं जाना चाहते कि ऑटोमन एम्पायर के वक्त क्या हुआ था और ऑटोमन एम्पायर के बाद 91 में क्या हुआ था। अलबत्ता फ़िलहाल मौजूदा हालात में ये सब स्टोरियाँ आप पढ़ चुके होंगे। इस पर बात करने के बजाय हम लोग बात करें उस मुद्दे पे कि यहाँ होने क्या जा रहा है। जो चल रहा है वो सब आप देख रहे हैं, आपको तमाम एजेंसियों के वीडियो अवेलेबल हैं। लगभग अटैक किए जा रहे हैं, एक दूसरे की सेनाओं को मारने की बात की जा रही है। रशिया ने जिस तरह से अमन के टेबल पर आने की पहले ऑफर आर्मीनिया को की, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये वक्त बातचीत के टेबल पर आने का नहीं है। उसके बावजूद रशिया, अमेरिका और फ्रांस ने यह ऐलान किया कि भाई हम जो है अपील करते हैं कि दोनों देश बातचीत के टेबल पर आएँ। अब सिचुएशन रशिया और तुर्की के बीच आकर फंस गई है। अलबत्ता ईरान ज़रूर यहाँ पर अपना वो खेल खेल रहा है, क्योंकि आर्मीनिया के साथ यहाँ कुछ ईरानी मूल के लोग भी आर्मीनिया में रहते हैं, कुछ यजीदी भी आर्मीनिया में काफ़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईरान के सेंटिमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो आर्मीनिया के साथ ज़्यादा हैं
बनिस्बत आज़रबाईजान के, भले ही ये शिया मसलक हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ आज़रबाईजान रूस से अलग होने के बाद जब अपनी ताकत को बटोरने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ इजराइल से बेहतर संबंध बनाए और बेहतर संबंध में अपने सफारती ताल्लुकात जो है इजराइल के साथ शुरू किए। उसके बाद वहाँ के हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया और यहाँ से तकरीबन 30%, 30 से भी ज़्यादा, 30 से 35% जो इजराइल में तेल का इस्तेमाल होता है वो अज़रबाईजान के जरिए ही इजराइल में भेजा जाता रहा है, जिसके बदले में यहाँ वो अपने ड्रोन्स और हथियार और दूसरे ज़रूरत की चीज़ों को इजराइल के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखा है। और दूसरी तरफ चूँकि इजराइल और ईरान के संबंध ज़ाहिरी तौर पर कहीं भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आते हैं और तनाव नज़र आता है, तो इस लिहाज से आर्मीनिया के साथ जो है वो ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं। अलबत्ता पिछले दिनों से लेकर जो आर्मीनिया ने भी एक सफारत खाना जो है वो खोला था इजराइल में, और इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। यहाँ इम्पोर्टेंट फिर एक बार आ जाती है कि इजराइल के साथ आर्मीनिया भी अपने संबंधों को सुधार रहा था। हालांकि आर्मीनिया ने अपने सफ़ीर को, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है इजराइल से। रजब तैयब अर्दगान मुस्लिम लीडर बनने का ऐलान कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस इलाके में अपनी बरतरी दिखाएं और जीत हासिल करें, जिसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। इजराइल का 30-35% जो फ्यूल अज़रबाईजान से पूर्ति होती है, फ़िलहाल जब तक अरबों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध ना हो जाएं, तब तक वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं होगा कि अचानक वो तुर्की के साथ आ जाने से अज़रबाईजान से अपने संबंधों को ख़राब करे। यहाँ वो भी फंसा है और तुर्की भी ये चाहता है कि उसकी बैक साइड में जिस तरह से इजराइल की गहरी पैठ है, अज़रबाईजान के साथ अपना सहयोग करके उसको वो हासिल कर ले और धीरे धीरे इजराइल का यहाँ से खला करे, मोसाद की पैठ को कम करे। उस पर भी रजब तैयब अर्दगान लगभग सफल हो गए हैं, चूँकि यहाँ पर इजरायली हथियारों से ज़्यादा तुर्की के हथियारों ने अपना डेमोस्ट्रेशन किया है, जिससे दुनिया को एतराज़ हो रहा है। हथियार बेचने वाले मुल्क ये भी मान रहे हैं, या एजेंसियाँ ये भी मान रही हैं कि इसमें खुद इजराइल का भी ये मानना है कि तुर्की अपने हथियारों की बरतरी साबित करने के लिए अज़रबाईजान का साथ दे रहे हैं और अपने हथियारों को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ फंसते हैं फिर पुतिन, क्योंकि अगर तुर्की अपने हथियारों के ज़रिए रशियन हथियारों को यहाँ पर मात देते हैं, तो ये रशिया के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लार्ज स्केल पर बहुत भारी फंसाव हो सकता है। चूँकि ऐसी सूरत बड़े जो भी हथियार बनाने वाले देश हैं, ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि अमेरिका और रूस के तमाम जो लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया में कहीं भी, वहाँ अपने हथियारों का डेमोस्ट्रेशन करते हैं। चूँकि इनके मुख्य व्यापार में जो है वो हथियार आते हैं, वो अपने हथियारों की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक गेम फंस रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तुर्की ज़रूर चाहेगा, हालांकि वो बर्तरी हासिल हो चुकी है, इस इलाके पे कब्ज़ा किया जा चुका है। शायद बहुत जल्दी बात फैसले के नौबत पर भी आ जाए और बड़े हथियारों के टकराव से शायद बच जाए। इसमें तुर्की और रूस दोनों मिलकर ज़रूर सहयोग करना चाहेंगे, ताकि तुर्की और रूस के संबंध भी ख़राब ना हो। यहाँ पर तुलनात्मक हथियारों को माइनस प्लस ज़रूर देखा जाए, मगर रशिया के हथियार भी यहाँ हार ना मान जाए, इसकी भी परवाह रूस को बनी रहेगी, जो बहुत पेचीदा मसला है। दूसरी तरफ जो रजब तैयब अर्दगान के साथ कोलिशन है, उसको भी किसी कीमत पर मुझे रूस खोते हुए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अगर रशिया जैसे अभी आर्मीनिया एक संगठन है रशिया के साथ में 6 देशों का, जिस तरह से उस संधि के साथ फिर जाने की कोशिश कर रहा है अज़रबाईजान और आर्मीनिया के, भाई मुझे जो आर्मीनिया पे हमला है तो वो रशिया पे हमला और उसके सहयोगी देशों पर हमला माना जाए, उस संधि को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो हो पाएगी कि नहीं होगी ये अभी देखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो भी बड़ी मुश्किल का मसला ये फंस जाता है, क्योंकि तुर्की भी नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की
पर हमला होता है तो उस हमले को भी नाटो पर हमला माना जाता है। और ऐसी सूरत में जो आप जर्मनी से लेकर, जर्मनी और तुर्की के बहुत अच्छे संबंध जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इटली भी साथ नज़र आ रहा है और फ्रांस थोड़ा सा छिटकते हुए नज़र आ रहा है। बाकी कई देश, मतलब एक तरह से या तो नाटो टूट कर बिखर जाएगा या फिर तुर्की के साथ आना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में, इस बेवजह की लड़ाई में नाटो कभी नहीं चाहेगा कि नाटो टूटकर बिखर जाए और तुर्की अकेला पड़ जाए, जिसकी वजह से कुछ देश तुर्की के साथ खड़े हों और कुछ विरोध में आ जाए। एकदम अचानक जो है वो नाटो टूटकर बिखर जाए, ये नाटो के लिए बहुत बुरी खबर होगी। अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहेगा, यूरोप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो यहाँ भी एक मसला सिर्फ इतना नहीं है कि कोई तुर्की पे हमला कर देगा या रूस हमला कर देगा और उसको सिर्फ जो है रूस का हमला तुर्की पर मान लिया जाएगा, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है नाजरीन। ये भी आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो एक तरफ नाटो का अलाई तुर्की है जो एग्रेसिव है, जो अपने प्रेजेंस को दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो लीबिया में बढ़ा है, वो अब अजरबैजान में बढ़ चुका है। ये एक गेम आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रशिया ज़रूर अभी फिलहाल फंसा हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि हफ्तर का साथ देने का दिखावा करना चाहता है या दे रहा है, ये नहीं पता है कि पूरी तरह दिल से तो दे रहा हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ रशिया। मगर इसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं, चूँकि कभी भी बड़ी ताकतें किसी और को ताकत सौंपते वक्त भी अपनी प्रेजेंस अलग से बनाए रखते हैं ताकि एक ही देश के अंदर 2 या 3 ब्लॉक बने रहें। अगर एक ब्लॉक कमज़ोर पड़े या एक ब्लॉक की ज़रूरत ना हो तो दूसरा ब्लॉक दूसरी चीज़ों को संभाल ले। तो ये गेम ऑफ ब्लॉक भी चलता रहता है साथ साथ में, और एक दूसरे का सहयोग भी चलता रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में आम बात है। जिस तरह से आप इस वक्त अजरबैजान में देख रहे हैं कि एक तरफ रशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये ब्लॉक जो है कई मुद्दों पर साथ खड़े हुए आगे बढ़ने के लिए ऐलान कर चुका है। दूसरी तरफ रशिया और तुर्की के बीच में उलझाव नज़र आ रहा है अजरबैजान में, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जहां एक और मुश्तरका दुश्मन जिसे कहा जा सकता है, इसमें ईरान की भी दुश्मनी मानी जा सकती है। तुर्की भी कोई बहुत ज़्यादा अब फेवर में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि मस्जिद अक्सा की आज़ादी का ऐलान भी तुर्की कर चुका है। उसके बाद भी अजरबैजान के अंदर जो इजरायली हथियार चल रहे हैं उन्हें ना इनकार कर सकता है अचानक, ना उन रिश्तों को ख़त्म कर सकता है। अलबत्ता आर्मीनिया के राजदूत का वापस आर्मीनिया लौट जाना एक तरह से तुर्की, रशिया और इस इलाके के लिए वो खैर मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक ऐसा गेम उनके बीच में चलता रहे जहां धीरे धीरे एक बार फिर, चूँकि ये एक नाज़रीन और समझ लीजिएगा लोकेशन, जो आपका आर्मीनिया है, इसकी जॉर्जिया होते हुए और थोड़ा चेचेनिया नज़दीक आने के बाद यही बेलारूस भी नज़दीक में आता है। और पोलैंड जहां से दबाव बना रहे हैं यूरोपियन और यूनियन के लोग पोलैंड बेलारूस पर, वो भी इलाका इसी इलाके को टच करता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एक तरफ से इजराइल की एंट्री और दूसरी तरफ से यहाँ जो बेलारूस में गेम चल रहा है उसको संभालने के लिए, चूंकि जब ये इलाका ख़त्म होता है तो इसी बेलारूस से फिर टच करती हुई चीज़ें आपको यूक्रेन के मामले भी देखने पड़ेंगे। तो इस पूरे इलाके में रशिया का इंटरेस्ट 1% भी कम नहीं होगा, ये तय है। अलबत्ता अगर आर्मीनिया और अजरबैजान को रशिया बातचीत के टेबल पर लाकर किसी तरह यहाँ शांत कर देता है, और अभी नागोर्नो कारबाख की जो स्थिति है अगर अजरबैजान के साथ पलट जाती है तो अमन की इस सूरत हाल में तुर्की और रशिया को कैस्पियन सी के ज़रिए एक और एक्सेस मिल जाती है। और चूँकि यहाँ से ही यूरोपियन यूनियन को तेल के जो पाइपलाइन है, और रशिया का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इस राहदारी और पाइपलाइन में भी, और इजराइल का भी है, चूँकि इजराइल को यहाँ से तेल पहुंच रहा है 30-35% उसकी पूरी खपत का। तो ये एक बड़ा हिस्सा यहाँ पूरा कारोबारी तौर पर बड़ा गेम है। और यहाँ तुर्की चूँकि एक ऐसे सूरत हाल में आगे बढ़ रहा है जहाँ वो अपने नज़दीकी अलाई जिन्हें शुरुआती तौर पर उसने अपने साथ मिलाया था उनमें अपनी पेशकदमी शुरू कर दी है। ये माना जा सकता है कि उसने एक कदम अफ्रीका में रख दिया है, दूसरा कदम यूरोप में भी रख दिया है। तो अब
वो तुर्की अपने मूड में अपने गेम को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। और बैक द साइड, जैसा कि मेरा मानना तो यही है कि पुतिन भी ये चाहता है कि किसी तरह हल्की फुल्की बढ़तरी जो है वो तुर्की को हासिल हो, जिसके चलते अरब ममालिकों की या मुस्लिम ममालिकों की जनताओं के दिलों में तुर्की के लिए एक प्यार उमड़े। और जो यहाँ पर किंग रूल्स हैं जिन जिन इलाकों में, वो इलाके आप समझ सकते हैं कि उन इलाकों में जो है वो जनता तुर्की के फेवर में हो जाए। और अगर एक बार जनता फेवर में हो गई तो यहाँ के बादशाहों को या तो झुकना पड़ेगा, ये सत्ताएं छोड़नी पड़ेगी। शायद इसी प्लान को लेकर भी आगे बढ़ा जा रहा है, ये भी आपको समझना होगा। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में जब हम समझते हैं कि जनता का मूड बहुत ज़रूरी होता है, जब तक आप आवाम के मूड को चेंज नहीं करते तब तक अचानक सत्ताओं को अगर पलट भी दिया जाता है तो ये सत्ताएं कभी रूल नहीं कर पाती और ये तमाम इलाके जो है वो आगजनी, लूट मार और आंदोलनों और बगावत के जो है वो अड्डे बन जाते हैं। तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए पहले ऐसे देशों में मूड डेवलप करना होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लड़ाई भी दिखेगी, हार जीत भी दोनों में से किसी की दिखेगी, मगर तुर्की के प्रति लोगों का, मुस्लिम जगत का प्रेम जो है वो डेवलप होगा इस पूरे वाक़ये के बाद। यहाँ ये भी समझना हमको चाहिए कि शायद ये जो बहुत पहले से मैं आपको गेम समझाता आ रहा हूँ, ये उस गेम का एक हिस्सा हो सकता है, यानी कि ग्रेटर यूरेशिया की शुरुआत आप इसे मान सकते हैं। और यहाँ तुर्की इस मायने में भी इस वक्त ज़रूरी है कि वो एक पावर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ चीन भी किसी भी वक्त बेलगाम हो सकता है। तो रशिया के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल है ये बात और बहुत क्रूशियल है ये बात कि वो अचानक तुर्की को भी छोड़ दे और सिर्फ हथियारों की इज्जत बचाने के लिए वो आर्मीनिया का साथ दे दे। उसके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना होगा। ये अलबत्ता है, थोड़े बहुत रिटेलिएट की बातें ज़रूर होंगी, बराबर करने की बातें की जाएंगी। अलबत्ता ये गेम में मुझे जो है वो सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों, पुतिन भी और रजब तैयब अर्दगान भी। यहाँ एक तरह से एक बार फिर आपको रिमाइंडर देता हूं कि देखिए, रजब तैयब अर्दगान एक तरफ साइप्रस को लेके, यूनान को लेकर फ्रांस और इन तमाम यूरोपियन कंट्रियों को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को वो धमकी साफ तौर पर दे चुका है। यहाँ सेनाओं का मूवमेंट जो है वो लीबिया में, अफ्रीका में कर चुका है, और अब अजरबैजान और आर्मीनिया में भी एंट्री कर चुका है। तो एक तरह से ये पैर और पंख फैलाना शुरू कर दिए हैं। ये इन पंखों के फैलने की वजह से इस्लामिक जगत के जो लोग एक दूसरे देशों के नीचे कहीं ना कहीं दबे हैं, उल्टी सीधी शराइत मान रहे हैं, वो इससे निकलने की कोशिश करेंगे और रजब तैयब अर्दगान यानी तुर्की के साथ अलाई बनने की कोशिश करेंगे, जिसकी मैंने बहुत सालों से आपको पेशन गोइयाँ की थी या कैलकुलेशन बताई थी कि ग्रेटर यूरेशिया जो गेम है उसको बहुत ज़रूरी है रशिया को अपने माशी हालात को बचाए रखने के लिए, अपने हथियारों की इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए और अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए, और अमेरिका और पश्चिमी देशों से बदला लेने के लिए। यहाँ आपको ये भी देखना होगा, एक तरफ तुर्की के साथ रशिया ने अच्छे संबंध बनाए हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी के साथ उसके कारोबारी और सफारती और गैस के लेन देन के ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन में भी बेचैनी पैदा कर दी गई है, मुस्लिम जगत में भी बेचैनी पैदा कर दी गई है, टूट फूट पैदा कर दी गई है। और अमेरिका, अब आखिरी लफ्ज़ों में हम आते हैं इस गेम के आखिरी लफ्ज़ों में, अमेरिका के अंदर जिस तरह जो बाइडन ने अपनी पॉलिटिकल भाषा से नीचे गिरते हुए, मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, जो ट्रंप के लिए पुतिन का जो कुछ बोला वो आप तक पहुँच गया होगा। पुतिन को इस तरीके, ट्रंप को पुतिन का कुछ बोला, मतलब वो शब्द अच्छा नहीं है जिसे मैं बोलूँ, तो वो बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि एक दिखावे, आखिरी इस कंक्लूजन को समझाते हुए, बात है तो बहुत है मगर कंक्लूजन समझाते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द ग्रेट गेम बिटवीन द ग्रेट गेम एंड ग्रेटर यूरेशिया, यानी कि जिस तरीके से यूएसएसआर को तोड़ा गया था, इसी तरह सेंधमारी हुई थी, बेचैनियाँ पैदा हुई थी, एक दूसरे बोस्निया हर्जेगोविना सब आपस में टकराए थे।
इसी तरह की सिचुएशनें पैदा की गई थी और फिर उसके बाद वो आखिरकार टूट गया था। अब अमेरिका में जो ट्रंप को कहा जा रहा है उसको आखिरी लफ्ज़ों में ये समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि वो किसी तरह का पुतिन का कोई अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो आपको इजराइल कह रहा है और दिखाई दे रहा है कि ट्रंप को वहाँ आना चाहिए, यहूदी उसका समर्थन करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसको बिल्कुल जीत हासिल करनी चाहिए। दरअसल ये नौटंकी है। जो इजराइल है वो चाहता है कि जो बाइडन जीते। ट्रंप ने जितना नुकसान इजरायली पॉलिसी का किया है किसी ने नहीं किया है, चूँकि भले ही उसने अरबों की और इजराइल की प्रत्यक्ष संधियाँ करा दी हो, ट्रीटियाँ करा दी हों और आगे आपको सब बराबर दिख रहा हो, मगर जो एक गेम था पूरी दुनिया में वो ओपन हो गया है, जाहिर हो गया है। इससे इजराइल की पूरी पॉलिसी को भारी नुकसान पहुंचा है। और दूसरा आप समझ लीजिएगा कि जो मैं ये कहना चाहता था कि जो बाइडन आपको कह रहा है कि जब उसने कहा कि हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे टैक्स के, ट्रंप ने, तो जो बाइडन ने कहा इंशाल्लाह और आप देखेंगे, उसने कहा हम दिखाएंगे और आप देखेंगे, तो जो बाइडन ने कहा इंशाल्लाह। इस शब्द पर मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगा ये समझाते हुए कि नाज़रीन, इंशाल्लाह एक ऐसा शब्द है जिसे जब हम कुछ ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम किसी गैर मुस्लिम के मुंह से सुनते हैं तो हमारे मुंह से लार टपक जाती है, हम गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हम पता नहीं कितने फ़ख्र महसूस करते हैं इन सब बातों को, और ये महसूस करते हैं कि शायद बस अब इंशाल्लाह तो कह दिया ईमान में भी दाखिल हो जाएगा। ये भरम पालना आप छोड़ दें, चूँकि आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये जो बाइडन अगर अमेरिका में जीता तो मुसलमानों का भारी नुकसान होगा, मुस्लिम देशों का भारी नुकसान होगा। ये इंशाल्लाह एक स्ट्रेटेजिक टूल है। जब बोला जाता है, जहाँ बोला जाता है, ये स्ट्रेटेजिक टूल जो है आप में घुसपैठ बनाने के लिए चाबी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आप एक, माफ़ कीजिएगा ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप बेवकूफ़ों की तरह बड़े खुश हो जाते हैं इस बात पर कि किसी गैर मुस्लिम ने इंशाल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया है। पहली बात, अल्लाह को मान ले तो इंशाल्लाह कहे तो ठीक है, जब वो अल्लाह को ही नहीं मानता तो उसकी इंशाल्लाह का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये फ़रेब और झूठ से आप खुश होना बंद करिए। जो बाइडन पुरानी नीति सब जानता है और जिसने पूरे इस्लामिक जगत को तबाह किया था, इंतशार पैदा किया था, ये उसका हिस्सा है जिसकी वजह से IS फलाना ठिकाना, जितनी तबाहियाँ, जितने मस्जिदों में बम, जितने तबाहियाँ इराक की, लीबिया की, सीरिया की, ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये आज इंशाल्लाह कहने से ईमान में दाखिल हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अलबत्ता आप कुछ नहीं कर सकते, मगर अमेरिका के मुसलमान ज़रूर इससे खुश हो जाएंगे और जो कुछ वोट हैं, कुछ % वोट जो बाइडन का बढ़ जाएगा और ट्रंप का घट जाएगा। अलबत्ता ट्रंप उतना घातक नहीं साबित हुआ मुसलमानों के लिए जितना घातक जो है जो बाइडन साबित होगा। इस शब्द के लिए मेरे ख्याल से आज प्रोग्राम को इस शब्द के साथ ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो अगला प्रोग्राम फिर से कोशिश करेंगे और बारीक डिटेल जानने की कि अभी जो हालात आर्मीनिया अज़रबैजान को लेकर चल रहे हैं वो किस तरफ जाते हैं, उस तरफ भी देखेंगे। भारत की राजनीति किधर जाती है उस पर भी गौर करेंगे और तमाम जो भी ज़रूरी होगा मैं कोशिश करूँगा कि 4th में आपके साथ लेके हाजिर हूँ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।